हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हानी वॉइस पर। मुझे जिस काम से मना किया गया था मैं वही कर रही थी। मेरे कदम उस कमरे की तरफ जा रहे थे, पर मेरे दिल में कोई डर नहीं था। वो चीज़ थी जो डर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसे उत्सुकता कहते हैं। इस हवेली से मैं एक अच्छी तरह वाकिफ़ थी। उसके एक एक कमरे से जान पहचान थी। मुझे यकीन था कि कुछ नहीं होगा, पर जो नहीं सोचा होता वही होता है। क्योंकि जैसे ही मैंने कमरे में कदम रखा, मेरी ज़ुबान से उस इंसान का नाम निकला जिसने मुझे इस कमरे में आने से मना किया था। और आज समझ आई कि क्यों मना किया था, पर अब देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरा नाम अरीशा है और मैं अपने परिवार की सबसे खूबसूरत लड़की थी। जब मैं इस दुनिया में आई, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। मेरे पापा मेरी माँ से बहुत ही मोहब्बत करते थे। उन्होंने सारे ख़ानदान से बगावत की थी। उनको किसी शहज़ादे की तरह रखा था। उनके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, पर उनके देहांत पर एक आंसू भी नहीं रोए। चुपचाप सब्र की और तस्वीर बने खड़े रहे। ये सब मुझे मेरी दादी ने बताया था। उन्होंने ही मुझे पाला था। मैं बहुत ही बीमार रहती थी, पर वो एक दिन भी मुझसे तंग नहीं हुई थी और हमेशा मेरा ख्याल रखा करती थी। पापा मुझसे दूर दूर रहते थे। शायद मुझे मेरी माँ की मौत की वजह से समझते थे। ऐसा नहीं था कि उनको मुझसे नफ़रत थी, पर प्यार भी नहीं था। उनके पास मेरे लिए कभी वक्त नहीं होता था। मैं भी हॉस्टल में रही और अब पढ़ाई पूरी होने के बाद आई थी। अब मेरी उम्र 21 साल थी। मैं बहुत ही छोटी थी जब यहाँ से गई थी। मेरे आने की खुशी सिर्फ दादी को थी। पापा आज भी बिजी थे अपने कामों में, अपनी दुनिया में। उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। मेरी दादी में भी अब वो पहले वाली बात नहीं थी। वो बूढ़ी हो गई थी। मैं वापस आकर बहुत खुश थी और जल्द से जल्द दादी को ये बताना चाहती थी कि मुझे किसी से मोहब्बत है और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। उसका नाम समीर था और वो मुझे मेरे कॉलेज में मिला था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते थे। वो मेरे पीछे पागल था और मेरी याद में दीवाना हो चुका था और इतना बेसब्र था कि मेरे गांव आने की ज़िद करता रहता था, पर मैं उसे मना करती थी। वैसे भी मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी। यहाँ सब कुछ ठीक था, पर मैंने एक अजीब बात नोट की जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जब से मैं आई थी दादी कमरे में ही सो रही थी। ये उनकी ज़िद थी कि जैसे मैं बचपन में उनके साथ सोया करती थी, वैसे ही अब मैं उनके साथ रहूं। मैंने भी हाँ कह दिया। भला मुझे क्या परेशानी थी? मैं तो खुद उनसे बहुत ही मोहब्बत करती थी और इतने साल उनसे दूर रहने के बाद वापस आई थी। मैंने देखा कि दादी ने मेरे लिए दूध का गिलास बनाया था, जो वो हमेशा अपने हाथों से बनाया करती थी। वो दूध को थोड़ा गर्म करती और उसके अंदर इलायची और सौंफ मिला दिया करती थी। ये उनका ख़ास फार्मूला था। वो हमेशा से मुझे ये वाला दूध पिलाया करती थी और मुझे उसके बिना नींद नहीं आती थी, लेकिन इतने सालों में से इसके बिना ही सोती थी। और अब वापस आई तो उनका कहना था कि मैं तेरे लिए यही वाला दूध रोज़ बनाया करूँगी। यहाँ तक कि तो बात ठीक थी, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें दूध के गिलास में कोई चीज़ मिलाते हुए देखा। मुझे साफ पता चल गया कि वो ना तो सौंफ थी और ना ही इलायची थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से मिलाया था कि जैसे मैंने देखा ही नहीं। वो बूढ़ी हो गई थी। उनको पता नहीं था कि आजकल के नौजवानों की नज़र बड़ी तेज़ होती है। वो ये समझ रही थी कि मुझे पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मुझे पता चल गया था। मैंने उनसे पूछा कि क्या डाला है आपने इस दूध में, तो कहने लगी कि क्या डालूं? इलायची डाली है, सौंफ डाली है और बहुत सारी मोहब्बत डाली है अपनी प्यारी बेटी के लिए। मैं हैरान थी कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मैंने 2 पल उनको देखा तो उन्होंने मुझे नज़रें ही नहीं मिलाई, क्योंकि जाहिर है कि उनके दिल में चोर था। मुझे अपनी दादी पर भरोसा था। वो मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकती थी जिससे मुझे नुकसान हो, लेकिन वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी। खैर, मैंने दूध का गिलास पी लिया और मुझे नहीं लगता था कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ था। बस मुझे नींद बहुत अच्छी आई थी, लेकिन मुझे ऐसी नींद आई थी कि मुझे पता ही नहीं चला था कि मैं कब सोई और कब जागी थी। वो रोज़ मेरे लिए दूध बनाती थी और रोज़ उसके अंदर कोई चीज़ मिला दिया करती थी।
उन्होंने मेरे लिए बहुत ही कुर्बानियाँ दी थी। मैं उन पर कभी भी शक नहीं कर सकती थी, लेकिन जो वो कर रही थी वो बात मुझसे छुपा रही थी, और हमेशा वही बात छुपाई जाती है जो गलत होती है, बताने के लायक नहीं होती। लेकिन मेरी दादी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही थी? मेरे पापा हमेशा से ही बिज़ी रहते थे। अगर मैं उनसे कोई बात करने की कोशिश करती तो वे कहते कि मेरा कोई ज़रूरी काम है। वो कभी भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वो हमेशा ही बिज़ी होने का बहाना कर कर वहाँ से चले जाते थे। साफ जाहिर होता था कि उनको मेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ये बात वक्त की नहीं थी, बात दिलचस्पी की थी। जिसके साथ आप बात करना चाहते हैं उसके लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। मैं उनकी अकेली बेटी थी, उनको मुझसे फिर भी कोई मोहब्बत नहीं थी। दादी ने मुझे बताया था कि जब तुम अपनी माँ के पेट में थी तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे को पैदा मत करो, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। पर उसने कहा था कि वो अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, उसको ज़रूर पैदा करेगी। और यही वजह थी कि आखिर वक्त में उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। तुम्हारे पापा ने भी उसको कहा था कि तुम अपनी सेहत के बारे में सोचो, बच्चे फिर पैदा हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ का कहना था कि मैं अपने बच्चे को जानबूझकर ख़त्म नहीं कर सकती, वो भी सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। जो किस्मत में होगा वही बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन अपनी औलाद को अपने हाथों से कभी भी ख़त्म नहीं करूँगी। तुम्हारी माँ ने ज़िद की थी और इसी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। उसने अभी वो बहुत ही कुछ देखना था। उसके साथ ऐसा पति था जो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, उस पर जान देता था। वो चाहती थी तो अपने पति के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकती थी। उसकी मोहब्बत के साए में एक एक पल खुश रह सकती थी। वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था। उनकी ज़िंदगी का हर दिन खूबसूरत हो सकता था। लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही अजीब इंसान थी। वैसे वो बहुत अच्छी इंसान थी, इसमें तो कोई शक नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक महबूबा कम थी और एक माँ ज़्यादा थी। इसलिए उसने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, तुम्हें पैदा करने के लिए अपनी जान दे दी। और जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उसने तुम्हारे पापा से यही वादा लिया था कि वो तुमसे नफ़रत नहीं करेगा। मेरी दादी ने मुझे ये सब कुछ बताया था। मेरे पापा मुझसे नफ़रत तो नहीं करते थे, लेकिन मोहब्बत भी तो नहीं करते थे, और मुझे अब उनकी इस हरकत की आदत हो गई थी। फिर एक दिन वो मेरी दादी से कोई बात कर रहे थे। उनका कहना था कि अब मेरी शादी करा दी जाए। मेरी दादी का कहना था कि शादी कराने के लिए कोई लड़का भी तो होना चाहिए, और फिर ये नए ज़माने की लड़की है, हम ऐसे ही कोई लड़का तलाश करके उसकी शादी नहीं करवा सकते, उसकी मर्ज़ी भी पूछनी पड़ेगी। मेरे पापा मेरी शादी पर बहुत इसरार कर रहे थे। वो कह रहे थे और कोई तरीका नहीं है उसको यहाँ से दूर रखने का, शादी करवा दो। वो मुझे क्यों इस घर से दूर रखना चाहते थे। मेरी दादी का कहना था कि कुछ नहीं होगा, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उनका कहना था कि नहीं, कुछ ना कुछ हो सकता है। मेरी ये फ़िक्र बहुत ही बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत आ जाए। वैसे भी उसकी शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी हो जानी चाहिए, और हम कौन सा ज़बरदस्ती उसकी शादी करेंगे। आप उसको 2 से 4 रिश्ते दिखा दो, जो उसको पसंद आए उससे हम शादी करवा देंगे, लेकिन ये सब कुछ जल्दी होना चाहिए। मैं हैरान थी कि 11 साल के बाद मैं इस हवेली में वापस आई थी, और पापा मुझे फिर से यहाँ से निकालना चाहते थे। उनको मेरी शादी की इतनी जल्दी थी, जैसे अगर मेरी शादी नहीं हुई तो उन पर कोई मुसीबत आ जाएगी। मेरी दादी ने भी कह दिया था कि मैं यही करूँगी, तुम फ़िक्र नहीं करो, उसको समझा दूँगी। और मुझे मेरी दादी को अपनी मोहब्बत के बारे में बता देना चाहिए था, लेकिन पहले मुझे इनसे ये भी पूछना था कि आखिर इतनी जल्दी क्या है, और इस बात की इतनी जल्दी क्यों है, और पापा अचानक से ही मेरी शादी कराने के लिए इतने बेचैन क्यों हो गए थे। क्या वो मुझे इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? आखिर ऐसी भी क्या बात थी? इतना जानना तो मेरा हक था। मैंने अपनी दादी को सब बताने के बारे में सोच लिया था, पर आज सुबह से मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, इसलिए सोचा कि आज बात नहीं करूँगी। मैं बाहर ही बैठी थी जब मुझे हमारी हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी नज़र आई। मैंने उनसे दूर से देखा तो पहचान लिया, क्योंकि बचपन से ही मैं उसे जानती थी। वो मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई थी। उसने कहा कि आप तो बहुत ही खूबसूरत और बड़ी हो गई है। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि अब हवेली में काम करना छोड़ दिया है क्या? तुम्हारे हाथ के खाने तो मुझे आज तक याद है। वो हवेली में खाना बनाया करती थी, लेकिन अब यह हवेली सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर काम करना छोड़ दिया है।
मैंने कहा कि क्या मतलब, ये सुरक्षित नहीं है? उसकी शक्ल देखकर साफ पता चल रहा था कि ये वह बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से निकल गया था। उसने कहा कि मेरी शादी हो गई है ना, तो ना बच्चे हैं और उसके साथ व्यस्त रहती हूँ, और मेरा पति काम करता है, वे मुझे कोई और काम नहीं करने देता, इसलिए अब मैं कहीं भी काम नहीं करती हूँ। उसने फ़ौरन बात ही बदल दी और मुझे कहा कि अपना बहुत ख्याल रखना, और वहाँ से चली गई। मुझे उसकी हरकतें समझ नहीं आई। वे बहुत ही घबराई हुई थी और जिस तरह से पेश आ रही थी, न जाने उसे क्या हो गया था। मुझे समीर बार बार मैसेज कर रहा था, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि मैं अपनी दादी से बात कर लूँगी, और मेरी दादी को शादी कराने की इतनी जल्दी है तो तुमसे मेरी शादी करवा देंगे। वे बहुत ही ज़्यादा अमीर ख़ानदान से था और उससे शादी से कोई परेशानी नहीं था। उसने घर में मेरी बात भी की हुई थी और उसकी माँ से भी मेरी बात होती रहती थी। उसने कहा था कि बस तुम हाँ बोलो और हमें ओके का इशारा करो, मैं तो बारात लेकर आ जाएगी। यानी हमारी मोहब्बत की राह में कोई भी रुकावट नहीं थी। मैंने कहा था कि मेरी दादी की तबीयत ख़राब है, उनकी तबीयत ठीक होती तो मैं उनसे बात करती, लेकिन उसको सुकून नहीं आ रहा था। फिर रात हुई तो मेरी दादी की तबीयत ख़राब थी, लेकिन आज भी उन्होंने दूध बनाना नहीं भूली थी और हमेशा की तरह उन्होंने दूध में कोई चीज़ मिलाई थी। मुझे रात को बहुत ही गहरी नींद आती थी। मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब सोई और कब जागी। मुझे क्या ख्वाब आया, मुझे कुछ याद नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे मैं बेहोश हो जाती थी। एक दिन सुबह जागी तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। हवेली के मैन होल में कुछ सामान टूटा पड़ा था और खिड़की भी टूटी हुई थी, जैसे किसी ने कोई भारी चीज़ उठाकर खिड़की पर मारी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये सब कुछ क्या है? मेरी दादी ने कहा कि रात को हवेली में कोई चोर घुस आया था और चोरी करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए ये सब कुछ किया है, और लेकिन उसे पकड़ लिया गया है और उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि हमारे घर में ऐसे चोर आ सकते हैं और इतनी आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं जगाया गया, मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी दादी ने कहा कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुम सुकून से सो रही थी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। जबकि बात तो काफ़ी बड़ी थी, वे चोर कुछ और भी तो कर सकते थे, हम सबको मार भी सकते थे, लेकिन ये लोग इस बात से कोई इतना ज़्यादा डरे हुए भी नहीं थे। और मैं इस बात पर हैरान थी कि चोर घर में आया है और खिड़कियाँ टूटी है, सामान टूटा है, तो शोर शराबा भी हुआ होगा, लेकिन मेरी आँख क्यों नहीं खुली? ऐसा भी क्या मिलाती थी दादी दूध में कि मैं इस तरह सो जाती थी? ये जानने के लिए तो मैं भी बेचैन थी, लेकिन अभी मुझे दादी से समीर के बारे में बात करनी थी, इसलिए मैंने उनको कहा कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। मैंने उन्हें सामने बिठाया और कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा कि मैंने आपकी बातें सुन ली थी। इस बात पर दादी परेशान हुई। मैंने कहा कि सारी बातें नहीं सुनी थी, बस वही बात सुनी थी कि आप मेरी शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी दादी भी हैरान हुई। उन्होंने कहा कि कौन है, कैसा है? मैंने उनको बताया कि लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे परिवार है, सब कुछ ठीक है। मेरी दादी खुश हो गई। उन्होंने कहा कि लड़का तो अच्छा लग रहा है और ख़ानदान भी। मैंने उनको समीर की तस्वीर भी दिखाई तो दादी ने कहा कि लड़का बहुत ही खूबसूरत है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तुम्हारे पिता से मशवरा करके इसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूँगी। मैंने दादी से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, लेकिन आप लोगों को भी जल्दी है और इस लड़के को भी। मेरी दादी ने कहा कि शादी हो जाए तो अच्छा है, तो अपने घर की हो जाएगी। इस हवेली में क्या रखा है, यहाँ पर क्या करेगी? मैंने कहा कि आप कैसी बातें करती है, यहाँ मेरी फैमिली रहती है, आप रहती है, पापा रहते हैं, मैं तो इस हवेली को अपना घर समझती हूँ। मेरी दादी ने कहा कि लेकिन बेटी का घर वही होता है जहाँ उसका पति रहता है, और उन्होंने कह दिया कि वे मेरे पापा से बात करेगी और उसके बाद मैं लड़के के ख़ानदान को बता दूँ कि वो यहाँ पर आ जाए, ताकि वो लोग हमें देख ले और हम लोग उन्हें देख ले, और फिर शादी और रिश्ते की बात हो जाए। क्योंकि अगर तुम दोनों राज़ी हो तो हमें कोई परेशानी नहीं है, अगर तुम्हारी खुशी है तो हमें वैसे भी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। मैंने भी कह दिया ठीक है, और समीर को भी तसल्ली दे दी थी।
वे बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन रात को कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरी दादी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। डॉक्टर को बुला लिया गया और उसने कहा कि ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है। मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि ये तो काफ़ी अरसे से बीमार थी, लेकिन आपको नहीं बताया था। वे मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि वे कुछ नहीं कर सकता। फिर दादी ने एक बात कही जो उनकी आखिरी वसीयत बन गई थी। मेरी दादी ने मुझे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, मेरी एक बात को गौर से सुनो। मैं चाहती थी कि जल्दी जल्दी तुम इस हवेली से चली जाओ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं होगी। तुम्हें अपना ख्याल बहुत ही खुद रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि किस बात से ख्याल रखना? मेरी दादी ने कहा कि बस तुम यूँ समझो कि तुम इस हवेली के अंदर सुरक्षित नहीं हो, और चाहे कुछ भी हो जाए, रात के टाइम अपने पापा के कमरे में मत जाना। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि ऐसे भी क्या बात है। मेरी दादी ने फिर से ये बात दोहराई। उसके बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर अंदर आ गए और मुझे बाहर निकाल दिया गया। उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन वे इस दुनिया से चली गई। मैं ये सुनकर हैरान हुई कि ऐसी भी क्या बात है। उनको दुख में मैं बहुत ज़्यादा निढाल थी। मेरे लिए तो ऐसा ही था जैसे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हो। समीर भी इस गांव में आ गया था, क्योंकि वो मुझे तसल्ली देना चाहता था। वो इसी गांव में रह रहा था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि वो लड़का जिसे मैं पसंद करती हूँ यही गांव में है। उस वक्त उसने मुझे बहुत तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे पापा भी बिल्कुल चुप थे, जैसे वो मेरी माँ की मौत पर चुप खड़े रहे थे। सारा गांव कहता था कि ये शख्स बहुत ही पत्थर दिल है। एक आंसू भी नहीं रोया अपनी बीवी के लिए, और अब अपनी माँ के लिए भी नहीं। लेकिन उन्हें देखकर ऐसा ज़रूर लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। 2-4 दिन गुजर गए जब मैंने समीर से कहा कि ये बात पता करो कि मेरी दादी दूध में क्या मिलाया करती थी, क्योंकि मुझे मेरी दादी के कमरे से गोलियां का पत्ता मिला है, जो उनकी दवाइयाँ नहीं थी, पर उनके तकिए के नीचे पड़ा था। और मैंने दूर से देखा था कि ये वही चीज़ है जो मेरी दादी दूर से दूध में मिलाया करती थी। समीर ने पता किया और फिर उसने मुझे मैसेज पर बताया, तो मैं हैरान हो गई। उसने कहा कि ये तो बेहोशी की दवाई है जो किसी इंसान को बेहोश करने के लिए दी जाती है। लेकिन मेरी दादी मुझे बेहोश क्यों करना चाहती थी? मैं तो वाकई में बेहोश हो जाती थी, क्योंकि अब जब मैंने वो दूध नहीं पिया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। लेकिन इस दूध को पीने से मैं ऐसी बेहोश होती थी कि मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कहाँ हूँ। समीर भी सोच रहा था कि वो तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी, फिर तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही थी? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। दिन गुजरने लगे, मुझे अपने पापा से बात करनी थी। वाकई अब मेरा इस घर में रहना मुश्किल हो गया था। मुझे तो दादी की बहुत याद आती थी। मैं शादी करके समीर के साथ वापस जाना चाहती थी। मुझे वाकई ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं है। शायद मेरी दादी ठीक कहती थी, यहाँ मेरा कोई नहीं था। मेरे पापा भी मेरे अपने नहीं थे, पर उनसे बात तो करनी थी, क्योंकि उनके बिना मेरी शादी नहीं हो सकती थी। मेरी समीर से बात हो रही थी। जब हमारा एक दूसरे से मिलने का दिल करता था तो वो हवेली आ जाता था। अभी तो ये कह रहा था कि मेरा तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, लेकिन मैंने उसको कहा कि अब बहुत ही रात हो गई है, इसलिए तुम मत आना। उसने कहा कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुम खिड़की से मुझे देख लेना, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तुम ठीक हो। मैंने उससे कहा था कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो वाकई बहुत ही अच्छा इंसान था, मुझसे बहुत ही मोहब्बत करता था। मैं दादी को उससे मिलाना चाहती थी, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सका। मुझे दादी की बहुत याद आ रही थी और मैंने सोच लिया था कि मैं आज पापा से बात करूँगी, और मैं उनके कमरे की तरफ जा रही थी। मुझे दादी ने कहा था कि रात होते ही कभी भी अपने बाप के कमरे में न जाना, लेकिन मैंने इस बात को भुला दिया क्योंकि मुझे उनकी ये बात समझ नहीं आई थी। उन्होंने मुझे ये तो कह दिया था कि कमरे में ना जाना, पर ये नहीं बताया था कि क्यों नहीं जाना। उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? डॉक्टर का कहना था कि आखिरी वक्त मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं आखिरी दफ़ा पापा के कमरे में कब गई थी। शायद बचपन में ही भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी अपने कमरे में लेकर ही नहीं गए थे, कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था। मुझे याद है कि मैं कमरे में मेरी माँ की एक तस्वीर भी लगी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन इस तस्वीर को देखते हुए भी काफ़ी अरसा हो गया था। अभी इतनी रात नहीं हुई थी कि मुझे पता था कि पापा जाग रहे होंगे, क्योंकि अभी तो रात के 8 भी नहीं बज रहे थे।
लेकिन इस घर में ऐसा था कि हर तरफ सन्नाटा और खामोशी थी। नौकर भी छुट्टी करके चले जाया करते थे और जो यहाँ पर रहते थे वो अपने क्वार्टर में चले जाते थे। पहले दादी थी, लेकिन अब तो दादी भी नहीं थी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मैंने सोचा कि पापा के कमरे में जाकर उनसे बात कर लूँ, क्योंकि दादी को पापा को कुछ बताने का मौका नहीं मिला था। मुझे यकीन था कि उन्होंने पापा से बात नहीं की होगी, और मुझे ये भी यकीन था कि जिससे पापा को शादी की जल्दी थी वो फ़ौरन ही हाँ कर देंगे। मैं उनके कमरे में दाखिल हुई और देख के हैरान रह गई। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे ये सब कुछ देखने को मिलेगा। दादी की बात याद आई कि रात होते ही अपने पापा के कमरे में न जाना। आज पता चला कि अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी दादी ने ऐसी बात क्यों कही थी। अब मुझे उस नौकरानी की बात भी याद आ गई थी कि अब ये हवेली सुरक्षित नहीं है, और पापा की बात भी याद आ गई थी, उसको जल्दी से घर से निकाल दो, ये यहाँ सुरक्षित नहीं है। और ये भी पता चल गया था कि मेरी दादी मुझे रोज़ रात को बेहोश क्यों कर देती थी, और इस बात का यकीन हो गया था कि उस दिन हमारे घर में कोई चोर नहीं आए थे, क्योंकि सामने खड़ा आदमी मेरा बाप ज़रूर था, लेकिन मेरे बाप जैसा नहीं था। इस कमरे की कोई भी चीज़ सलामत नहीं थी। मेरी माँ की तस्वीर पर भी किसी ने नाखून मारे हुए थे। मेरे पापा अजीब सी हालत में खड़े थे, ऐसा लग रहा था कि उनको कोई दौरा पड़ गया है। उन्होंने अपने आप के साथ भी कोई जुल्म किया हुआ था और अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाई थी। वो भी किसी जानवर की तरह लग रहे थे। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई तो पापा मेरी तरफ पलटे, मुझे ऐसी नज़रों से देखने लगे जैसा भी मुझ पर हमला कर देंगे। मैंने पहले कहा, पापा ये सब कुछ क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। जब मैंने उनकी शक्ल देखी तो मैं हैरान रह गई। उनकी शक्ल तो बिल्कुल बदल चुकी थी। वो अजीब तरह से गहरी गहरी सांसें ले रही थी और उनकी आंखों में खून उतर आया था, और उनके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी को मारने के लिए बेचैन हैं। शायद उनको कोई बीमारी थी जिसकी में उनकी हालत ऐसी हो गई थी। मेरे पापा ने कहा था कि तुम ही हो ना वो जिसकी वजह से मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई है, और आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी दुनिया से गई है। वो अचानक से मेरी तरफ ऐसे बढ़े कि मुझ पर हमला कर देंगे। मैंने ज़ोर से चीख मारी। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे तेज़ से पकड़कर इतनी ज़ोर से झटक देते कि मैं दीवार से जा लगती। किसी ने मुझे थाम लिया, और वो कोई और नहीं समीर था, जो मेरे मना करने के बावजूद भी मुझसे मिलने के लिए चला आया था। शायद मेरे चीखने की आवाज़ें सुनकर यहाँ तक आ गया था। उसने मुझे मेरे पापा से बचा लिया और दरवाज़े को बाहर से लॉक कर दिया। हम दोनों हैरान रह गए, और सुबह हुई तो ये बात समझ आई। जब हमारे ख़ानदानी वकील साहब के पास गए, उन्होंने सारा कुछ बताया। उन्होंने कहा कि आपके पापा को एक मानसिक बीमारी है, जिसमें रात होते ही उनके ऊपर एक अजीब तरह का इंसान हावी हो जाता है, और उस इंसान के लिए सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से उनकी ज़िंदगी के सबसे अहम औरत उनकी पत्नी नहीं रही। इसलिए मेरी दादी ने मुझे घर से दूर रखा और रात को तुम्हें बेहोश कर दिया करती थी, क्योंकि तुम्हारा बाप रात को चीखता चिल्लाता था, और इसलिए वो तुम्हारी शादी करना चाहती थी। तुम्हारे पापा का इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको खुद भी अपनी बीमारी के बारे में पता है। मेरे पापा बहुत शर्मिंदा थे, मेरे सामने भी नहीं आना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी इलाज जारी है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है। मेरी शादी समीर के साथ करवा दी गई है और मुझे रुखसत कर दिया, लेकिन मैं बाद में डॉक्टर साहब से पूछती रहती थी। उनका कहना था कि अब उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है, क्योंकि तुम इस घर से हमेशा के लिए चली गई हो। मैं यही कहूँगी कि मैं एक बदनसीब बेटी थी, जो अपने बाप की बीमारी की वजह बन गई, अपनी माँ की मौत की वजह बन गई, और अपने बाप के साथ रह भी नहीं सकती थी, और उसका अपना ही बाप उसे जान से मार देना चाहता था। लेकिन एक खुशनसीब औरत भी थी, जिसे प्यार करने वाला पति मिला, और आज भी उसके साथ खुश हूँ। समीर और मेरी शादी के बाद सब कुछ बदल गया था। मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई थी, लेकिन मेरे दिल के एक कोने में अब भी वो दुख बहुत ही छुपा हुआ था, जो मेरे बाप और माँ के साथ हुआ। समीर मेरे लिए हर वक्त खड़ा था, हर पल मेरे साथ। उसने मेरी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डाल दी थी। मैं उसके साथ थी, लेकिन कभी कभी रातों को अपने पापा की वो दर्दनाक शक्ल याद आती, जो उन रातों में मैंने देखी थी। वो आंखें, वो शक्ल, जैसे मेरा अपना ही बाप मुझे पहचान नहीं रहा था। समीर ने मुझसे कभी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी,
लेकिन वो समझ गया था कि ये ज़ख्म जल्दी नहीं भरेंगे। मुझे पता था कि मेरी दादी का हर कदम मुझे बचाने के लिए था। उस रात जो सच में मेरे सामने आया वो मुझे हमेशा याद रहेगा। शादी के कुछ महीने बाद हमारी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। मैं समीर के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो गई थी और हमने अपनी छोटी सी दुनिया बना ली थी। मेरे लिए ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन मेरे दिल में अपने पापा की फ़िक्र अब भी थी। उनका इलाज चल रहा था, लेकिन मैं उन्हें देखना वापस नहीं गई थी। डॉक्टर कहते थे अब वो बेहतर है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मुझे डर था कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो फिर वही सब कुछ मेरे सामने आएगा, जो एक दिन मेरे लिए बहुत ही ख़तरनाक दिन बन गया था। एक दिन समीर कहते हैं तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हारे पापा बेहतर है, तुम उन्हें मिलने नहीं जाओगी तो उनका दिल और टूट जाएगा। मैंने उनकी बात सुन ली लेकिन मुझे डर था कि क्या ये सही वक्त है। समीर ने समझा दिया मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, तुम अकेले नहीं जाओगी। मुझे थोड़ा सुकून मिला, लेकिन अंदर से अब भी एक अजीब सी हलचल थी। मैं समीर के साथ अपने पुराने घर वापस गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो सब कुछ बदल गया था। हवेली का माहौल भी पहले जैसा नहीं था। वहाँ एक ठंडक थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पापा अब भी वहीं रहते थे, लेकिन उनका इलाज अब डॉक्टर साहब के हाथ में था और नौकर चाकर कहते थे कि उनका हाल पहले से काफ़ी बेहतर है। मैं अपने पापा के कमरे के बाहर रुकी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे अंदर जाने का बुलावा मिल चुका था। समीर मेरे साथ था, उसने मेरा हाथ थाम रखा था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जो देखा उसने मेरी आत्मा को झंझोड़ दिया। पापा अपनी कुर्सी पर बैठे थे। वो पुराने पापा जैसे नहीं लग रहे थे जो एक पहले कभी देखा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में वो पुरानी सी पहचान अब भी छुपी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मैं उन्हें रोते हुए देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया और तुम्हें भी खो दिया होता। मेरा दिमाग वो कभी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। दादी तुम्हें बचा रही थी, लेकिन मैं नहीं समझ सका। मुझे माफ़ कर दो। उनके हर शब्द ने मेरे दिल को तोड़ दिया, लेकिन मैं चुप रही। समीर ने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया, जैसे मुझे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए यहाँ वापस आना कितना मुश्किल था, पापा ने कहा, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। समीर तुम्हारे लिए अच्छा इंसान है और मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ सुनना आसान नहीं था। मैं उनके करीब गई और उनके पास बैठ गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन कुछ कह नहीं पाई। समीर चुपचाप हमें देख रहा था, जैसे ये सब बातें समझने की कोशिश कर रहा हो। मेरे पापा ने मुझे बता दिया कि वे अब अपने इलाज के बाद ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को माफ़ नहीं किया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें दुख दिया, मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारा सही तरीके से बाप नहीं बन सका। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं टूट गया, लेकिन ये भी सच है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र थी, लेकिन मेरी बीमारी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। मेरे लिए उनकी बातों को बोझ समझना मुश्किल था, लेकिन एक बात तो थी, मैंने अपने पापा को समझा लिया था। शायद उनके इलाज का असर था या उनके दिल का दर्द था जो अब सामने आ गया था। मेरी और समीर की ज़िंदगी आगे बढ़ गई। हम दोनों ने अपने रिश्तों को और मजबूत किया। मेरे पापा अब वापस अपने इलाज से ठीक हो रहे थे और हमारा रिश्ता थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा सुकून लेकर चलता रहा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।